नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। देश भर में किसान आंदोलन तेज करने की चेतावनी, 60 से ज्यादा संगठनों का फैसला, 16 जून को करेंगे रेल और चक्का जाम। मंदसौर शहर से हटा कर्फ्यू, मध्य प्रदेश में शांति के लिए मुख्यमंत्री का उपवास, कांग्रेस की मांग, सत्याग्रह की बजाय दूर करें दुख दर्द, राज्य के कृषि मंत्री का कर्ज माफी से इनकार। दार्जिलिंग में हालात सामान्य, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सोमवार से सरकारी कार्यालय में बंद का ऐलान, मुख्यमंत्री का शांति फैलाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश। एक जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आधार होगा अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीडीटी का ऐलान, बिना आधार वालों का पैन कार्ड नहीं होगा रद्द। ब्रिटेन में टेरेजा मे का सरकार बनाने का ऐलान, 10 सांसदों वाली डीयूपी का मिला समर्थन, ब्रेक्जिट वार्ता तय समय पर शुरू करने के पक्ष में यूरोपीय संघ। मध्य प्रदेश में शांति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से उपवास शुरू किया तो कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी से इनकार कर दिया है तो मंदसौर में आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के दशहरा मैदान में शनिवार से अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया। उन्होंने इसे शांति बहाली की ओर पहला कदम बताया। उन्होंने किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात की और किसानों को उनके उपज की लाभकारी कीमत देने का वादा किया। चिंता मत करना, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, तुम्हारा मूंग 5,225 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। मैं खरीदूंगा पूरा, तुम्हारी मेहनत पे काम नहीं जाएगी। भोपाल में ही कांग्रेस ने उपवास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। विपक्षी दलों का कहना है कि मुख्यमंत्री को उपवास पर बैठने की बजाय किसानों की समस्याएं दूर करनी चाहिए। किस बात का सत्याग्रह कर रही है सरकार? किसानों को गोली, उनके कर्ज माफी की साफ मनाही, उनको नकली खाद, उनको नकली बीज, उनको नकली रासायनिक पदार्थ, उनको बिजली नहीं, उनको पानी नहीं। हाँ, महात्मा जी और मुरारजी भाई की भूख हड़ताल तो मुझे समझ आती है, लेकिन सरकार और सरकार के हाथ में ताकत देने के बाद किस बात के लिए भूखे बैठे भाई? राज्य सरकार ने कर्ज माफी से इनकार कर दिया है। आज हम ब्याज नहीं बल्कि सामग्री में मूलधन पे 10% कम ले रहे हैं। जब हमने किसान से ब्याज नहीं लिया, हमने किसान के ऊपर ब्याज नहीं लगने दिया, तो किस बात का कर्जा माफ होगा? इस बीच किसानों का कहना है कि वो मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। जहाँ अपनों को सोयाबीन का मार्जिन था, अरे का था, सोयाबीन का था, इससे दिक्कत तो आई, हालत खराब। एक क्विंटल पे आज 2,000 का मिनिमम कम पड़ रहा है। ये दिक्कत तो है, कैसा करूं? कोई भाव नहीं मिल रहे हैं सर। कोई भी जो भी फसल है उसका सब रिवर्स हो गए भाव। जो भी माल है, जो दाना, चनिया, गेहूं वगैरह सब कम पैसे में बेचेंगे थोड़ी किसान क्या। किसान आंदोलन के केंद्र मंदसौर में धीरे धीरे शांति लौट रही है। शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। कर्फ्यू मंदसौर से पूरी तरह से हटाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग बस 8 बजे के बाद से फिर कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। हाँ, धारा 144 लागू रहेगी, लेकिन कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। मंगलवार को पुलिस फायरिंग में मंदसौर में 5 किसानों की मौत हो गई थी। आंदोलनकारियों का आरोप है कि शुक्रवार को एक किसान घनश्याम धाकड़ की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। जिलाधिकारी ने आरोप सही निकलने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री के उपवास पर बैठने और अनेकों घोषणाएं करने के बावजूद भी किसान नेताओं का मानना है कि अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल आंदोलन वापस नहीं लिया जा सकता। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और मंदसौर में इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं, इस पर और जानकारी फोन लाइन पर हमारे साथ एसपी मंदसौर मनोज कुमार सिंह हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। मैं जानना चाहूँगा कि मंदसौर में इस वक्त किस तरीके से हालात हैं। हालांकि खबरें आ रही थी कि आज शाम के बाद
कर्फ्यू हटा लिया जाएगा पूरी तरीके से? जी नमस्कार। मंदसौर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और मंदसौर शहर से कर्फ्यू आज से बिल्कुल हटा लिया गया है और धारा 144 यथावत जारी है। और आगे जिस तरीके से अभी किसान क्योंकि आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगे किस तरीके के आप लोगों के प्रयास हैं और क्या एहतियाती कदम मैं कहूँ वो आपकी तरफ से होंगे? अब देखिए, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन उनके साथ है। किसान की समस्याओं को प्रशासन भी समझती है और इसलिए किसानों के आंदोलन से प्रशासन को कोई परेशानी नहीं है। जो इसमें जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडा टाइप के एलिमेंट है, वो आ जाते हैं, वो जो बदमाशी करते हैं, उससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होती है। ऐसी खबरें थी कि कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जो कि इस आंदोलन को उग्र करने का प्रयास कर रहे थे या लोगों को उकसाने की प्रयास कर रहे थे। जी, अभी तक लगभग हम लोगों ने 300 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके विरुद्ध 70 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है। क्या इसमें कुछ राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टियों के राजनेता भी शामिल हैं? देखिए, जो अपराध करता है वो अपराधी है, वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है नहीं करता, ये कानून की नजरों में इसका कोई महत्व नहीं रहता और हम लोग इस एंगल पर अभी नहीं देख रहे हैं। अभी हम अपराधियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ताज़ा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उधर मध्य प्रदेश में जारी किसान आंदोलन अब दूसरे इलाकों में भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है। 62 किसान संगठनों ने आज दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के साथ मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने 16 जून को देश भर में रेल और सड़क यातायात जाम करने की चेतावनी दी है। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जमा हुए ये किसान नेता राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं। 60 से ज्यादा किसान संगठनों के राष्ट्रीय किसान महासंघ ने देश में बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। और आज से काली पट्टी भारतवर्ष के सभी किसान अपनी मांग पूरी होने तक धारण करेंगे। 16 जून को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग 12 बजे से 3 बजे बंद करेंगे, जिसकी सूचना आम जनता और प्रशासन को देंगे ताकि जनता को परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश में पुलिस की गोली से हुई किसानों की मौत के बाद किसान संगठन सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। किसान संगठन मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि 16 जून को 3 घंटे के लिए देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। हम लोग उग्रवादी नहीं हैं, हम लोग नक्सलवादी नहीं हैं, हम लोग वो किसान हैं जो पूरे भारतवर्ष का पेट भरते हैं। हमारा पेट भरने के बाद हम अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। हिंदुस्तान का पेट भरते अपने बच्चों को हम कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 16 जून के आंदोलन के बाद राष्ट्रीय किसान महासंघ 19 जून को फिर से दिल्ली में बैठक करेगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। दूसरी तरफ तमिलनाडु में अनशन पर बैठे किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। 40 दिनों तक जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले पी अयाकुन्नू की अगुवाई में अनशन कर रहे किसानों ने राज्य सरकार के आश्वासन के बाद ये कदम उठाया। अयाकुन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगें मान ली हैं। Honorable CM Edapadi Palanichami promises within 2 months I will give all, I will fulfill all demand you have raised here. I will not take hydrocarbon in Nedwasar. I will ask all the Nationalist Bank to stop the action of jewels. महाराष्ट्र में भी किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक उस पार दिन भर की कुछ और बड़ी खबरें। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार
भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। दार्जिलिंग में हालात समान हो रहे हैं, लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा फिलहाल आंदोलन पीछे लेने के पक्ष में नहीं। पार्टी अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने साफ कहा कि आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। पार्टी ने सोमवार से गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन के दफ्तर में अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालात का जायजा लेने के लिए सिलीगुड़ी का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन की आंच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने गोरखालैंड के पक्ष में नारे लगाए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो जबरन उन लोगों पर बांग्ला भाषा थोप रही हैं। ममता बनर्जी का अत्याचार नहीं चलेगा। हमारी भाषा खाली नेपाली भाषा है। नेपाली भाषा ने मान्यता मिला कितना साल हो गया है, लेकिन अभी हम क्यों बांग्ला भाषा क्यों पढ़ेंगे? वहीं दूसरी तरफ दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। पार्टी नेता बिमल गुरुंग ने कहा कि इस बाबत केंद्र सरकार के सामने भी बात रखी जाएगी। हम लोग का जो पूरा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस बंद करने के लिए और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए मैंने किया है। आज पूरा जो आयुष्योत का रूट है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जगह से कितना पैसे जाता है बंगाल को, लेकिन अभी तक क्या किया बंगाल सरकार ने? सिर्फ अतिक्रमण करने के लिए, जात को तोड़ने के लिए किया। दार्जिलिंग में अब हालात सामान्य हो गए हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने हाल फिलहाल बंद से इनकार किया है, लेकिन दो टूक कहा है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। भाषा से शुरू हुआ आंदोलन एक बार फिर से गोरखालैंड की बुनियादी मांग तक पहुंचता दिख रहा है। यहाँ पर जो जीटीए को अच्छा तरीका से नहीं चल पा रहे, द गवर्नमेंट हैज एज पर द एक्ट एग्रीमेंट इनको ट्रांसफर करना था 59 डिपार्टमेंट्स, अभी तक फुल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार देर रात दार्जिलिंग का दौरा किया और बाद में सिलीगुड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। ममता बनर्जी ने कहा कि इलाके में अशांति फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कम्प्रोमाइज कखनो बोमा दिए बोमार হয় না, कम्प्रोमाइज कखनो बोमा दिए लाठी दिए आগুন দিয়ে হয় না। সুতরাং আইন আইনের পথে চলবে। যারা অন্যায় করেছে কেস কাছারি যা হয়েছে সেটা প্রশাসনের ব্যাপার, প্রশাসন প্রশাসনের মতো আইনত। आपको बता दें कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने गुरुवार को सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य करने के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया था। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि दार्जिलिंग में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहां के ताज़ा हालात के बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अखिलेश सुमन से, जो कि इस वक्त सिलीगुड़ी में हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सरकार कह रही है कि हमने उस रीजन में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बल्कि विकल्प के तौर पर रखा है, लेकिन दूसरी ओर जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है वो कह रहे हैं कि नहीं, इसे अनिवार्य बनाया गया है। असल में सच्चाई है क्या? देखिए, मैंने इस बारे में बात की। उन लोगों का ये कहना है विकल्प के रूप में जो भाषा दी जाती है उसके भी कई विकल्प दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विकल्प के रूप में कहा जाता है कि इसी भाषा को आप विकल्प के रूप में रखो। तो उन लोगों का यही कहना है कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा जो तीसरी वैकल्पिक भाषा होती है, कोई भी राष्ट्रीय भाषा लिया जाता है उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल बंगाली को ही क्यों उसमें रखा जा रहा है? उनका कहना है कि एक तरह से एक हो गया कि विकल्प के रूप में बंगाली को अनिवार्य बना दिया गया है। तो यह एक स्थिति है जिसके बारे में वो लोग यह मान रहे थे कि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आएंगे दार्जिलिंग में, तो वहां आके चूंकि वो कैबिनेट की मीटिंग कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक कर रही थी, तो वहां आके वो कुछ ऐसी घोषणा करेंगी ताकि गोरखा के लोगों में जो थोड़ी सी आक्रोश की भावना है, उस आक्रोश की भावना पे पानी पड़ जाएगा। लेकिन जब ममता बनर्जी वहां गई तो वहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और यहाँ तक कि उन्होंने जीटीए जो है गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, उस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ही कोई बात नहीं की। तो एक उनको एक भावना पे ठेस पहुंची है कि अगर आप यहाँ आ रही हैं 40 साल के बाद, कोई मुख्यमंत्री वहां जाके कैबिनेट की मीटिंग कर रहा है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग कर रहा है, और ऐसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग कर रहा है जहां ऑलरेडी एक अथॉरिटी है, तो उससे बिना कोई विचार किए हुए आप कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप स्टेट पावर जो राज्य सरकार है वो अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। इससे वहां के लोग थोड़े उत्तेजित हैं, और ममता बनर्जी भी पूरी तरह टकराव के मूड में है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से उन लोगों को अपेक्षा ये है कि वो थोड़ा सा धैर्य बरतें, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को बात करें,
जी। और मैं बताऊं कविंद्र की गोरखा हिल काउंसिल बना था जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी, और लेफ्ट की गवर्नमेंट के समय जब टकराव बना था तो ममता बनर्जी ने ही गोरखा हिल काउंसिल का नाम बदल के गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम रखा था और कहा था कि उसको और पावर दिए जाएंगे। लेकिन इन लोगों की शिकायत है कि कोई पावर में बढ़ोतरी नहीं की गई और एक तरीके से कहें कि पूरी तरह राज्य सरकार अपनी अधिकार को, अपनी ताकत को थोपने की कोशिश कर रही है और शायद यही एक बड़ी नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए। उधर जम्मू कश्मीर में सेना ने आज एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। राज्य में पिछले 4 दिन में 14 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ने बीते 4 दिन में आतंकियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। शनिवार को भी गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की गतिविधियों को देखने के बाद उन्हें चुनौती दी गई। पिछले 4 दिन में सेना ने 14 आतंकियों को मार गिराया है। उरी में शुक्रवार को 6 आतंकी मारे गए थे। हम लोग ने जो है अपना काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड सरहद पार से टेररिस्ट घुसपैठ न कर पाए, उस पर जोर दिया है और हमें इसमें काफ़ी हद तक पिछले दिनों में सफलता प्राप्त हुई। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर फायरिंग की। इसमें निर्माण कंपनी के लिए काम करने वाला एक कर्मचारी घायल हो गया। मौके वारदात से गोलियां बरामद की गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर के लाल चौक पर शनिवार को सेना ने तलाशी अभियान चलाया। शहर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि राज्य के मौजूदा हालात से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने और राज्य शांति बहाली के लिए ही दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। आज नरेंद्र मोदी जी जिनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, अगर ये चाहे तो ये इस गुत्थी को सुलझ सकते हैं, इसको, इस जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। यही सबसे बड़ी वजह थी कि हम 2 जमातें एक दूसरे के साथ मिली और मुझे आज भी उम्मीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब तक इस मुसीबत से नहीं निकलेगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसके पास जितनी ताकत है उस ताकत से वो आगे बढ़ेगा नहीं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कई बार सैन्य अभियानों के दौरान महिलाओं को उसमें शामिल करने की बात कही है और इस बार उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं से निपटना चुनौती बन जाता है और इसीलिए सेना में महिलाओं की भर्ती अब होनी चाहिए। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी की पासिंग आउट परेड के बाद उन्होंने बताया कि ये महिला जवानों को पहले सैन्य पुलिस में शामिल किया जाएगा, इसके बाद उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां मिलेंगी। सेना प्रमुख ने पिछले सप्ताह महिलाओं को लड़ाई यानी कॉम्बैट की भूमिका में शामिल करने का ऐलान भी किया था। अभी भारतीय सेना में महिलाओं की तैनाती चिकित्सा, सिग्नल और सिर्फ इंजीनियरिंग जैसी इकाइयों में ही होती है। हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक मिलती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आज साफ किया कि 1 जुलाई के बाद आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड नहीं बन सकता। सीबीडीटी ने दिशा निर्देश में कहा है कि जिनके पास पैन और आधार दोनों हैं उन्हें आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि इन्हें आपस में जोड़ा जा सके। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और जो इसे बनवाने के इच्छुक भी नहीं, उनके पैन कार्ड को फिलहाल रद्द नहीं किया जाएगा। असल में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर तमाम कयासों पर विराम लगा दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आदेश देते हुए उन करदाताओं को आंशिक राहत दी थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ आधार की अनिवार्यता से जुड़े मामले पर लंबित है वहां पर, और जब तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आता तब तक उन लोगों के पैन कार्ड वैध बने रहेंगे जिनके पास आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी राजस्थान विधानसभा मुद्दों के आधार पर लड़ेगी। पार्टी के प्रभारी कुमार विश्वास ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी पहले से घोषित नहीं करेगी।
कुमार विश्वास ने शनिवार को पार्टी दफ्तर में राजस्थान इकाई के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि चुनाव तैयारियों के लिए दिल्ली से कोई फरमान जारी नहीं होगा। राजस्थान में अगले साल के आखिर में चुनाव होने हैं। दिल्ली से उन्हें नाराजगी है वर्चस्ववाद से। उनसे अनुरोध किया गया है कि मुझसे लेकर जो वहाँ प्रभारी है पार्टी का, उससे लेकर विधानसभा का भी जो पर्यवेक्षक बनेगा, किसी व्यक्ति का कोई चित्र ट्विटर पर, फेसबुक पर, पार्टी पेज पर, पोस्टर पर, होर्डिंग पर नहीं होगा। दूसरा, राजस्थान के सारे निर्णय राजस्थान के लोग लेंगे। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरा हेलीकॉप्टर शनिवार को एक हादसे का शिकार हो गया। बद्रीनाथ उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद ये घटना हो गई। इसमें चालक दल में शामिल एक इंजीनियर की मौत हो गई और 2 पायलट घायल हो गए। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हवा का पर्याप्त दबाव न होने के चलते नियंत्रण बिगड़ गया और यह हादसा हुआ। हालांकि नागर विमानन मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मानसून अभी ठीक से पूरे देश में पहुंचा भी नहीं, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के मामले तेजी के साथ बढ़ने लगे। केरल में 31 मई तक डेंगू से 11 लोगों की जान जा चुकी है और 11,000 से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित पाए गए। केरल में 4,735 मरीज मिले हैं और तमिलनाडु में 3,259 मामले। चिकनगुनिया के 7,000 से अधिक मामले सामने आए। इनमें से करीब 85% मामले कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मिले हैं। बहुत ही पुअर इंडिकेटर्स हैं हमारी हाइजीन के, और इसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। जबकि वेदर भी इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं था मॉस्किटो के लिए। अभी हम बहुत हॉट सीज़न में हैं, फिर भी मच्छर काटते हैं रात को। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बरसात से इनकी आमद होती है और बरसात से पहले इनका होना ये अच्छा इंडेक्स नहीं है। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की हत्या करने वाले एडम प्यूरिंटन नस्लभेद और गोली चलाने के उस पर आरोप लगे हैं। आरोपी एडम प्यूरिंटन ने 22 फरवरी को कैंसास में श्रीनिवास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चश्मदीदों ने बताया कि प्यूरिंटन भारतीयों के खिलाफ वो चिल्ला रहा था और उसने उनसे अमेरिका छोड़ने की बात कही थी। आरोप साबित होने पर प्यूरिंटन को फांसी या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ब्रिटेन में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने फिर से सरकार बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे को उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी TUP का समर्थन मिला है और उसके बाद ब्रेक्जिट वार्ता पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। उस बीच पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए टेरेसा मे के 2 नज़दीकी सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन आम चुनाव में 318 सीट जीतने वाली सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को 10 सीटें जीतने वाली DUP ने समर्थन का ऐलान किया है। इसके साथ ही वहां सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों पार्टियों को मिलाकर 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 328 सीटें हो गई हैं, जो कि बहुमत के 326 के आंकड़े से 2 ज्यादा है। टेरेसा मे ने कहा है कि वो जल्दी ही कैबिनेट का गठन करेंगी। Well, what I'm doing today is focusing on forming a government. As I say, I think that's important in the national interest. And as the largest party with the most seats and most votes, we're the only party that can form that government to take this forward. I'll shortly be forming my cabinet, and obviously there'll be further ministerial posts, and other personnel issues are for other days. 13 जून से संसद की शुरुआत होनी है और 19 जून को सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी। इसके साथ ही ब्रेक्जिट वार्ता पर भी दोनों की निगाहें टिक गई हैं। यूरोपियन यूनियन ब्रेक्जिट के लिए पूरी तरह तैयार है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि तयशुदा योजना के तहत इस पर आगे बढ़ा जाएगा। Zu Großbritannien, ich sage jetzt erstmal, wir von unserer Seite sind verhandlungsbereit. Wir haben uns sozusagen vorbereitet. Wir haben die Leitlinien fertig. Wir haben den Termin bestimmt. Und ich gehe davon aus, dass auch वहीं यूरोपियन यूनियन की तरफ से ब्रेक्जिट के मुख्य वार्ताकार माइकल बर्नियर ने कहा है कि वार्ता नियत समय पर शुरू होगी। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने भी दावा किया है कि ब्रेक्जिट में देरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी प्रक्रिया 2019 तक खत्म करनी है। असल में ब्रेक्जिट वार्ता को ही आसान बनाने के लिए टेरेसा मे ने समय से पहले चुनाव कराया था।
ताकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ज्यादा सीटें जीतकर संसद में पहुंचे और ब्रेग्जिट से जुड़े कानूनों को वो ब्रिटिश संसद में जरूरी बहुमत से पारित कराने में कामयाब हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होने के बाद अब फिर से ब्रेग्जिट वार्ता पर संशय बरकरार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल लंदन के ओवल मैदान में भारत के लिए बहुत ही अहम मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल जैसा होगा। जो भी टीम मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल अपनी जगह पक्की कर लेगी। अगर मैच बारिश के साथ खुलता है तो बेहतर रन रेट के आधार पर भारत को सेमीफाइनल में जगह मिल सकती है। फिलहाल इस ग्रुप में सभी 4 टीमों के पास सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है। अब तक इस ग्रुप की सभी 4 टीमों ने एक मैच जीता है और एक में हार मिली है। ऐसे में भारत और दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब होगी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।